अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है अबाउट एफईटी ट्रांजिस्टर्स की जो हमारे पास एम्पलीफिकेशन है, एम्पलीफायर्स हैं या जो हमारे पास स्विचिंग सर्किट्स हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जब हम डिटेल में थोड़ा सा आगे और फर्दर डिस्कशन की तरफ चले जाएं तो हमारे पास जो फर्स्ट एम्पलीफायर है उसे हम कहते हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर इज सम हाउ रेलिवेंट टू हमारे पास जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है जिसमें हमने डिज़ाइन किया था कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को। तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है उसमें क्या था कि हमारे पास इमीटर टर्मिनल पर ना ही कोई इनपुट यूज़ हुई है और ना ही कोई आउटपुट यूज़ हुई है। क्लियर? तो हमारे पास जब ना कोई इनपुट यूज़ हुई हो और ना ही कोई हमारे पास आउटपुट यूज़ हुई हो तो ऐसे एम्पलीफायर को हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कहते हैं कि मीन इमीटर टर्मिनल पर कोई चीज़ यूज़ नहीं है। तो अगर इसी चीज़ को हम देखते हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिहाज से तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सोर्स टर्मिनल है उस पर ना ही इनपुट यूज़ हुई है और ना ही कोई आउटपुट यूज़ हुई है। और इनपुट और आउटपुट क्या है वो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, थोड़ा सा उसको डिटेल में बता देते हैं। इनपुट मीन्स जहाँ से इनपुट सोर्स कनेक्टेड हो और आउटपुट मीन्स जहाँ पर लोड रेजिस्टर कनेक्टेड हो। इन दोनों के साथ हम कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कपलिंग कैपेसिटर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास डीसी और एसी आपस में कपल ना हो रहे हो, मिक्स ना हो रहे हो और लॉसेज में ना आ रहे हो हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास हमने इन चीज़ों को तमाम चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है कि आरजी को क्यों हम बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ी रखते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो वोल्टेज मेंटेन रह सके। क्लियर? तो लोडिंग ऑफ द एसी सिग्नल सोर्स और हम स्विंग करते हैं इन वी इन, तो हमारे पास वी इन काज होता है वो वी जी एस को स्विंग करता है वी जी एस क्यू पर। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारे पास ये वी जी एस एक रेफरेंस होगा और इससे अबव एंड बिलो चीज़ें स्विंग हो रही हैं। ठीक है, और इसी की वजह से गेट टू सोर्स वोल्टेज जब वेरी हो रहा होगा तो उसके लिहाज से ड्रेन करंट चेंज होता है जो कि इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये देखा है कि जब हम आई डी को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास वी आर डी भी इंक्रीज़ होता है। वी आर डी एक्चुअली क्या है? वी आर डी का फार्मूला अगर आप लिखेंगे थ्रू ओहम्स लॉ तो वो होगा आई डी आर डी। तो क्योंकि आर डी कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास आई डी के इंक्रीज़ होने से वी आर डी भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो आई डी के इंक्रीज़ होने से वी आर डी इंक्रीज़ हो रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से डिक्रीज़ होगा आपके पास वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? ड्रेन वोल्टेज। क्योंकि अगर ड्रेन वोल्टेज का फार्मूला आपको पता हो तो वो है वी डी एस वी डी डी माइनस आई डी आर डी, या अगर इसे और अच्छी तरह से लिखा जाए तो ये होगा वी डी डी माइनस आई डी आर, सो वी आर डी। क्लियर? तो ये आपके पास प्रूफ है कि हमारे पास आई डी इंक्रीज़ होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी आर डी भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। और अगर हमारे पास वी आर डी इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास वी डी डिक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो माइनस में और ज़्यादा पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में आपके पास जो सिग्नल होगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है मीन जो हमारे पास 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज सिग्नल देगा जो कि मोस्ट रिलेवेंट टू कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, जिस तरह से हमारे पास कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में होता है। तो हमारे पास वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम गेट पर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो और गेट की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो कितनी होती है? मीन्स उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर आप उस चीज़ को काउंट कर रहे होंगे उस रेजिस्टेंस को तो वो असल में इसके साथ पैरेलल में आ रही होती है विद आर जी, और उसे हम कहते हैं आर इन गेट। तो क्योंकि इनपुट अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं गेट पर तो आर जी इट सेल्फ मेगा ओहम्स में होता है और आर इन गेट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और आर इन गेट को हम इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं या आर इन कहते हैं, और इसका फार्मूला जो हमारे पास कैलकुलेट करने का है वो आपको यहाँ पर नज़र भी आ जाएगा। थोड़ा सा आगे जाकर आपको डिस्कस करके दिखा देता हूँ। आर जी पैरेलल विद वी जी एस डिवाइडिंग बाई आई जी एस एस, ये आर इन गेट का फार्मूला ये ऐसे ही पैरेलल में है जैसे हमारे पास आर जी के साथ पैरेलल आ रहा होगा और इसे हम आर इन रेजिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो आर जी कम्स इन पैरेलल विद गेट इनपुट रेजिस्टेंस। गेट इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। क्यों हाई है? ये हमारे पास रिवर्स बाइस की वजह से। रिवर्स बाइस क्यों है या क्या है वो हमें ये पता है कि हम जब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को देखते हैं तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हमारे पास चैनल पहले से डेवलप होता है और हम ये करते हैं कि हम रिवर्स बाइसिंग के ज़रिए से उस चैनल को ब्रेक कर रहे होते हैं बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स।
क्लियर? तो हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि हमारे पास जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को जब आप देख लेते हैं तो एक्चुअली हमारे पास देखें इनपुट वोल्टेज है जो कि VGS के ऊपर स्विंग कर रही है और एम्पलीफाई हुआ है आउटपुट सिग्नल, लेकिन वो ऑपोजिट ऑफ इनपुट सिग्नल है, 180 डिग्रीज का उसमें फेज शिफ्ट भी मौजूद है। तो अब जब आप आगे जाते हैं तो आप इन चीज़ों को मीन्स आप जब स्टडी करते हैं तो आप दो तरह के एनालिसिस करते हैं, एक को कहते हैं हम DC एनालिसिस और एक को हम कहते हैं AC एनालिसिस। तो DC एनालिसिस में क्या होता है कि DC एनालिसिस में आपको किसी भी ग्राफ को इस एक्सिस में जो हमारे पास ग्राफ है इसको दो तरह से शो किया जा सकता है। एक तरीकाकार ये है हमारे पास और एक सेकंड ऑप्शन ये है। तो फर्स्ट ये है कि हमने देखा कि हमारे पास Q पॉइंट किसी VGS Q के लिहाज से सेट होगा और उसके ऊपर भी इन वोल्टेज स्विंग हो रही होगी जिसे हमने प्रीवियसली देखा। उसी के लिहाज से हमारे पास कोई ID की वैल्यू आ रही होगी जो कि हम देखेंगे, और ये सिर्फ दो एक्सिस में है, इसलिए एक तो एक्सिस में ID है और एक एक्सिस में VDS है जो कि हमारे पास ऑपोजिट ऑफ द इनपुट सिग्नल है। और VGS को हमें इस तरफ शो करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है कि ये जो चीज़ अगर हम JFET N चैनल यूज़ कर रहे हैं तो VGS इक्वल 0 और ये इंक्रीज होते हुए -1 -2 -3 इंक्रीज इन अ सेंस रिवर्स बाइस में -4 -5 एंड -6 तक पहुँच जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ है जो कि हमारे पास डिज़ाइन होता है। लेकिन सेकंड ग्राफ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि डिस्कस होता है, इसमें हम एक और एक्सिस भी काउंट कर लेते हैं जो कि पॉजिटिव में है, उसे हम VDS कहते हैं। और VDS के लिहाज से भी आपके पास एक VDS Q की एक वैल्यू आती है जो कि एक रेफरेंस बनता है और आपके पास एक ब्रेकडाउन की के लिए लिमिट्स आ जाती हैं और एक ये चीज़ की लिमिट्स आ जाती हैं। तो फिर आप यहाँ पर अपनी ग्राफ को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें होती क्या हैं, ये जो आपको एसीज के ग्राफ नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम होंगे AC एनालिसिस के जरिए से। और AC एनालिसिस में आपने क्या करना होगा, गेन कैलकुलेट करना होगा, और गेन वोल्टेज गेन भी हो सकता है, करंट गेन भी हो सकता है, पावर गेन भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसे आपने कैलकुलेट करना होगा और फिर आप फाइनली ये ग्राफ्स उसके ऊपर प्लेस कर रहे होंगे विद रेफरेंस ऑफ DC एनालिसिस की। तो DC एनालिसिस से आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, वो चार चीज़ें, जिसमें एक IDSS मीन्स ये VGS ऑफ, थर्ड चीज़ जो हमारे पास इसमें है वो है Q पॉइंट। और Q पॉइंट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक है IDQ। IDQ क्या चीज़ है, ये एक लाइन है रेफरेंस, और आपके पास VGSQ जो आपके पास ये एक रेफरेंस लाइन है, और फोर्थ चीज़ जो हमें एक और चीज़ चाहिए होती है वो है VDSQ। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमें DC एनालिसिस के लिहाज से चाहिए होंगी। तो हम देखते हैं DC एनालिसिस और AC एनालिसिस को जब हम डिस्कस करते हैं तो मैं बहुत प्रिसाइजली अगर बताऊँ तो DC एनालिसिस में जो आपके पास कैपेसिटर यूज़ होगा, मीन्स आपको अगर DC एनालिसिस का सर्किट निकालना है तो उस कैपेसिटर को आप एज एन ओपन सर्किट देख रहे हैं। ओपन का मतलब होता है टोटल डिसकनेक्शन। ठीक है, और अगर आप AC एनालिसिस देख रहे हैं तो आप इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट मीन्स फुली कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है बिटवीन 2 पॉइंट्स और जिनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो है। क्लियर? तो DC एनालिसिस एंड AC एनालिसिस के लिहाज से बिल्कुल बेसिक सी चीज़ अगर आपको ये पता हो तो आप बड़ी आसानी से DC एनालिसिस और AC एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आप क्या कर लेंगे, ये क्योंकि ओपन हो जाएगा, ओपन का मतलब है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम नहीं होगा, ये कैपेसिटर नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा इनपुट सिस्टम नहीं होगा। तो आपके पास जो बकाया बच जाता है वो आपके पास ये एक सिस्टम है, ये एक सर्किट है जिसे आपने देखना होता है। तो फिर जब आप DC एनालिसिस पे आते हैं तो सबसे पहले आपको DC एनालिसिस में ये देखना है कि सबसे पहले ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो अगर आप इस ट्रांजिस्टर को देख रहे हो तो ये ट्रांजिस्टर है आपके पास JFET, क्योंकि हर एक ट्रांजिस्टर के लिहाज से उसकी बाइसिंग डिफरेंट है। तो आपने देखा है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आप DC एनालिसिस में करते हैं वो ये देखते हैं कि ये बाइसिंग कौन सी है, उसके बाद वो सारी 6 चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये दो चीज़ें नहीं पता होंगी आपको पता ही नहीं होगा आपने एग्जैक्ट फार्मूलाज क्या यूज़ करने हैं। तो आपने बाइसिंग में आप देखेंगे कि ये कौन सी बाइसिंग है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेल्फ बाइसिंग है। अब सेल्फ बाइसिंग के फिर फार्मूलाज आप यूज़ कर लेंगे ID के लिए,
और VGS के लिए और VDS के लिए, ठीक है, और आपको IDSS वगैरह वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज आपने लैब्स परफॉर्म कर ली है, अब आप IDSS और VGS आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे तो आप एक ग्राफ डिज़ाइन करेंगे DC एनालिसिस के बाद। जो ग्राफ क्या होगा, जो ग्राफ कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको, क्योंकि IDSS पता चल गया होगा, ये पॉइंट VGS ऑफ भी पता चल गया होगा, आप ये चीज़ डिज़ाइन कर लेंगे। आपको Q पॉइंट पता चल गया होगा, आपको ID का रेफरेंस पता चल गया होगा, इससे आपको लिमिट्स पता चल जाएंगी ID की। इसके अलावा आपको VGS पता चल गया होगा और VGS की लिमिट्स पता चल गई होंगी, और आपको VDS पता चल जाएगा और आपको इसकी लिमिट्स पता चल जाएंगी। ये लिमिट्स भी आपको पता है कि वो कैसे होंगी। तो ये ग्राफ के हमारे पास जो चीज़ें हमें मिल जाएंगी वो हमारे पास ये चीज़ होगा। तो VDS, VGS, जिसे VDS-Q, VGS-Q और ID-Q भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक DC एनालिसिस का एक कंप्लीट ओवरव्यू है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या चीज़ें, डिस्कशंस क्या चीज़ें। तो हमारे पास जो DC एनालिसिस है उसमें आप देख लें कि एग्जैक्टली वही सर्किट बना है, एग्जैक्टली वही सर्किट है। तो आपने देखा कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET, ठीक है। तो हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। बाइसिंग कौन सी है, आपको पता चला कि ये सेल्फ बाइस, ठीक है। तो अब जैसे ही सेल्फ बाइस पता चला तो आपको दो फार्मूलाज पता हैं, फॉर ID एंड फॉर VGS। ये दो फार्मूलाज हैं। इसके अलावा मीन क्योंकि Q पॉइंट हमें फाइंड, आपको IDSS और VGS ऑफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो IDSS और VGS ऑफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डाटा शीट में गिवन भी होगा। ठीक है, IDSS मीन जब वो कांस्टेंट करंट एरिया में इनपुट हो जाए, और VGS ऑफ माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर। तो अब बात ये है कि इस ID में ये ये IDRS जो कि VGS का फार्मूला है, ये ID VGS पर डिपेंडेंट है और VGS ID पर डिपेंडेंट, मीन्स VGS फाइंड करने के लिए ID की ज़रूरत है और ID फाइंड करने के लिए VGS की ज़रूरत है। लेकिन आपको नॉर्मली अगर ID या VGS दोनों ही पता ना हो तो क्या आप इस एनालिसिस को कंप्लीट ही नहीं कर सकते? नो, इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं आपके पास। ठीक है, हम उन सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। उनमें सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है कि आपने एग्जैक्टली मिड पॉइंट में सेट किया है तो आपको ID की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है। IDSS डिवाइडिंग बाई 2, और जिससे आपको VGS की वैल्यू भी मिल जाती है। VGS इक्वल्स -0.3, सॉरी माइनस नहीं होगा, 0.3 VGS ऑफ। ये एक फर्स्ट सोल्यूशन है कि हम मिड पॉइंट पर बाइस कर लें। सेकंड सोल्यूशन क्या है कि हम क्वार्टर पॉइंट पे कर लें। क्वार्टर मीन्स ID आपके पास फर्दर और भी डिक्रीज हो जाए, मीन्स आप ID इक्वल्स IDSS डिवाइडिंग बाई 4 पर शिफ्ट होगी। जब IDSS डिवाइडिंग बाई 4 पर शिफ्ट होते हैं तो आपके पास जो VGS है उसकी वैल्यू इक्वल आ जाती है 0.5 VGS ऑफ। क्लियर। अब ये मिड पॉइंट या क्वार्टर पॉइंट के अलावा क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ठीक है, उन सॉल्यूशंस को अगर डिस्कस कर लें तो उनमें सबसे पहला एक पॉइंट ये कि अगर हमें एक नॉन लीनियर ऑपरेशन करना हो, एक तो ये कि हमने ये फार्मूलाज यूज़ कर लिए। सेकंड सॉल्यूशन ये था हम मिड पॉइंट और Q पॉइंट पे शिफ्ट हो, क्वार्टर पॉइंट पे शिफ्ट हो गए। थर्ड है कि अगर हमें नॉन लीनियर ऑपरेशन मीन्स क्लास बी एम्पलीफायर बनाना, जिसमें 180 डिग्रीज का ऑपरेशन होता है सिर्फ, वो या सेचुरेशन पर बायस होता है या कट ऑफ पर होता है। तो अगर हमें ऐसा करना हो तो हम सेचुरेशन पर भी बायस कर सकते हैं।
मीन्स हमें एक पावर एम्पलीफायर चाहिए जो कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर है, तो हम सेचुरेशन पर भी बायस कर सकते हैं। और सेचुरेशन पर बायस करने का मतलब ये है कि आईडी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा जो कि आईडीएसएस है, और वीजीएस आपके पास बिल्कुल अपनी लीस्ट पोजीशन पर होगा जो कि 0 है। इसके अलावा हम उसे दूसरे जो जो पॉइंट है, जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है, वो हमारे पास है कट ऑफ, हम उसे कट ऑफ पर भी बायस कर सकते हैं। कट ऑफ पर हमारे पास आईडी इक्वल हो जाएगा 0, कट ऑफ मीन्स करंट बिल्कुल कंडक्शन स्टॉप होगी, और हमारे पास उस वक्त में वीजीएस इक्वल होता है वीजीएस ऑफ। क्लियर? तो ये एक 4 सॉल्यूशंस हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारे पास ये है कि अगर हमें एग्जैक्टली आईडीएसएस हाफ यूज़ करना हो, या डिवाइडिंग बाय 4 यूज़ करना हो, या हमें सिचुएशन या कट ऑफ पे करना हो, इसके अलावा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें तो ये मिड पॉइंट और जो आपके पास क्वार्टर पॉइंट है, ये एक बड़ा लेसन देता है आपको। इस लेसन का ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ स्टिक रह रहे हैं कि हम सिर्फ आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 2 पर हो सकते हैं या आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 4 हो सकते हैं, नहीं। हम थोड़े से इसकी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि आप असल में वीजीएस की उस वैल्यू तक पहुंचे कैसे। हम मिड पॉइंट में लिखते हैं आईडीएसएस, आईडी इक्वल होता है आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 2, जिसकी वजह से आपके पास वैल्यू में आंसर आता है वीजीएस इक्वल 0.3 वीजीएस ऑफ। ठीक है, वीजीएस इक्वल 0.3 वीजीएस ऑफ। तो हमारे पास ये आया कैसे? ये आया है इस इक्वेशन से, जो कि आपको आईडी की इक्वेशन पता है। आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस डिवाइडिंग बाय वीजीएस ऑफ और इनका स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज़ को जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो आपको मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट का मतलब आप आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 2 कर, तो आईडी की जगह पर आप पुट कर देते हैं। मैं इसे ग्रीन कलर में लिखूंगा, फिर बाद में बताऊंगा अभी कि क्यों ग्रीन कलर में लिखा है। आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 2। तो हमारे पास बाकी की इक्वेशन ये सेम रहेगी, हमने सेम इक्वेशन लिख दी। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपको दोबारा से बता दूँ। माइनस वीजीएस डिवाइडिंग बाय वीजीएस ऑफ। तो आप सबसे पहले आईडीएसएस और इस आईडीएसएस को कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास बाकी रह जाता है 1/2। तो अब आप स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए आप लेते हैं स्क्वेयर रूट 1 माइनस वीजीएस ऑफ, और इसका स्क्वेयर, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास हाफ का जो हमारे पास अंडर रूट हम जब लेते हैं स्क्वेयर रूट, तो वो हमारे पास होता है 0.7, और आप इस इक्वेशन को लिखते हैं 1 माइनस वीजीएस डिवाइडिंग बाय वीजीएस ऑफ। ठीक है, अब आप ये करते हैं कि आप इस माइनस को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आता है वीजीएस इक्वल 1 माइनस 0.7, जो कि इक्वल होता है 0.3, और वीजीएस की डिवीजन में है वीजीएस ऑफ। क्लियर? तो हमारे पास फाइनली जब आप इसकी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो आप निकलते हैं 0.3 वीजीएस ऑफ। इसका मतलब आपको 0.3 वीजीएस ऑफ चाहिए होगा, और वीजीएस ऑफ आपको डेटा शीट में गिवन होगा, अदरवाइज आप लैब से इसको परफॉर्म करने का तरीका भी आपको पता है। ठीक है, तो अब हमारे पास, मैंने ये ग्रीन क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय 2। इसका मतलब है कि अगर मुझे या कहीं से भी ये इक्वेशन मिल जाए
तो मैं बाकी की तमाम कैलकुलेशन कर सकता हूँ। जो यहाँ पर लेसन है मिड पॉइंट में या क्वार्टर पॉइंट में, ठीक है, वो लेसन क्या है कि मुझे अगर आईडी पता है, अगर मुझे आईडी पता है तो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि मुझे सिर्फ ये जो आईडीएसएस है, मुझे आईडीएसएस नहीं चाहिए, मुझे आईडी इक्वल्स आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय एक्स चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन ज़रूर अपने पास नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बुक में मौजूद नहीं है और ना ही मेरी स्लाइड्स में मौजूद है। तो हमें जब एक्स कैलकुलेट करना हो, एक्स क्या चीज़ है, एक्स ये नंबर है, क्योंकि हमारे पास मैथ में कोई चीज़ हमें कैलकुलेट करना होता है कोई नंबर, तो हम उसे एक्स से डोनेट करते हैं, तो हमने यहाँ पे भी वही चीज़ की है। तो एक्स इक्वल्स हमें ये नंबर कैलकुलेट करना है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बाकी तमाम प्रोसेस सेम चलते हुए हमें उसकी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। जैसे, और ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए हमें दो चीज़ों का पता होना जरूरी है। आईडीएसएस ये हमें डेटा शीट से या आप जो लैब परफॉर्म कर चुके हैं आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आईडीएसएस डिवाइडिंग बाय आईडी। तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। हम एग्जांपल क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास आईडीएसएस की वैल्यू है 0 कर देते हैं 10 मिलियन, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि हमें जो आईडी मीन कोई भी अगर आप बायर या डिज़ाइनर, आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो वो आपको ये कहता है कि आप एम्पलीफायर डिज़ाइन करें, या आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें आपने एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है, तो वो आपको ये नहीं बताता कि यहाँ पे क्यू पॉइंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो अपनी फाइनल चीज़ बताता है कि मैंने उसे यहाँ पे लगाना है, इस जगह पर इस्तेमाल करना है। और जो नेक्स्ट चीज़ वो आपसे कहता है कि वो ये है कि आप इतना मैक्सिमम उसमें से गेन, या इतनी बड़ी आवाज़ होनी चाहिए, इतनी दूर तक आवाज़ जानी चाहिए, इतनी एम्पलीफिकेशन होनी चाहिए, मीन्स आईडी की क्या वैल्यू चाहिए। तो आप मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन के लिए कोई आईडी सेट कर लेते हैं। लेट सपोज वो जो आईडी है वो आपने सेट की है 5 मिलियन की। तो अब जैसे मैंने ग्रीन किया है ना, सिर्फ उस चीज़ को पॉइंट ऑफ फोकस इसीलिए रखा है कि हम आप इस x के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल्स 10 डिवाइडिंग बाय 5, आंसर विल बी 2। तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास IDSS डिवाइडिंग बाय 2 हो जाएगी। तो आप सिर्फ IDSS डिवाइडिंग बाय 2 करें और उसे यहाँ पे पुट करें और थ्रू आउट आप सोल्यूशन पर पहुंचेंगे 0.3 VGS ऑफ। आप आईडी को 5 नहीं कर रहे, आप इसे कर दें 2.5, तो आप इस 5 की जगह पर लिख दें 2.5, तो आपके पास आंसर 2 नहीं आ रहा होगा, अब आंसर आ रहा होगा 4। तो आपके पास IDSS डिवाइडिंग बाय 4 हो जाएगा, जो असल में आपका क्वार्टर पॉइंट है। तो आप IDSS डिवाइडिंग बाय 2 की जगह पर 4 पुट कर दें और थ्रू आउट कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 डिवाइडिंग बाय 4 हो जाएगा। ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और आप फाइनली जिस वैल्यू पर पहुंचेंगे वो होगा 0.5 VGS ऑफ, जो कि आपका क्वार्टर पॉइंट है। तो इसका मकसद ये नहीं है सिर्फ आप ये 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। अब जो ये चीज़ बताने का मकसद ये था कि अब आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। आप चले जाएं 1.25 मिलियन पेयर की तरफ, तो आप 10 डिवाइडिंग बाय 1.25 करें तो अब आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 8, ठीक है। आंसर है 8, तो आप क्या करेंगे, IDSS डिवाइडिंग बाय 8 पुट कर देंगे, कहाँ पर, उस इक्वेशन में जो हमने ग्रीन की हुई है। तो आप जब ग्रीन करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, वो 0.5 होता है या जो भी आंसर आपके पास होता है। तो आपकी ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, तो आप डायरेक्टली VGS कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या VGS रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसी के अलावा लेट सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास हमें जो चीज़ ID सेट करनी है वो है 9.3 मिली एम्पेयर, ठीक है, हमें 9.3 मिली एम्पेयर सेट करना है। 9.3 मिली एम्पेयर के लिए आप क्या करेंगे, आप दोबारा से इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो इसलिए दोनों इक्वेशन मैंने हाईलाइट की, इनको ज़रूर अपने पास नोट कर लें। तो 10 डिवाइडिंग बाय 9.3, आपके पास x की वैल्यू आएगी जो कि आप देख लें आपके पास क्या आती है, टेन डिवाइडिंग बाय 9.3, ये आंसर आता है 1.07, ठीक है। तो आपने सिर्फ करना क्या है, आपने उस 1.07 को इस x की जगह पे पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा जी IDSS डिवाइडिंग बाय 1.07, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.07, क्लियर।
तो 1.07 को फिर आप क्या करेंगे, आप इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास फाइनली आ रहा होगा। तो आई डी एस एस डिवाइडिंग बाई 1.07, तो 1 डिवाइडिंग बाई 1.07 का स्क्वायर ले लेंगे आप। 1 डिवाइडिंग बाय 1.07 ये इक्वल होगा 0.93, और जब आप इसके स्क्वायर कर देंगे ये आपके पास आंसर होगा 0.87। तो आपको जो फाइनल आंसर मिल रहा होगा, तो आप आंसर में से इसको माइनस कर देंगे और आपको चीज़ें मिल रही हैं 1 माइनस, तो आपके पास आंसर होगा 0.13। तो आंसर होगा 0.13 वीडियस ऑफ चाहिए। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप फर्दर कोई भी कैलकुलेशन है, जैसे आप 0.27 मिली एम्पेयर कर सकते हैं, मुझे 0.27 मिली एम्पेयर कैलकुलेट करना है, तो आप आईडी को डिवाइड कर रहे होंगे 0.27 से। ठीक है, तो 0.27 से आप जब इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देख लेंगे आपकी इक्वेशन क्या आती है, और फिर फाइनली आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर रहे होंगे। तो ये एक आपके पास एक और फर्दर सोल्यूशन है, जिसकी आप इक्वेशन आप काइंडली अपने पास ज़रूर नोट के लिए कर लीजिएगा। तो आई डी इक्वल आई डी एस एस डिवाइडिंग बाई एक्स, हम एक जेनेरिक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स, और एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इसी को रीअरेंज करके आई डी एस एस डिवाइडिंग बाई आई डी। ठीक है, ये तमाम सोल्यूशन थे जो कि फिफ्थ और सिक्स सोल्यूशंस थे, जिसमें तमाम की तमाम में डिपेंडेंसी मीन्स आपको या आईडी पता होना चाहिए था या आपको वीडीएस पता होना चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, अगर हम इसे इरेज कर दें, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पास ना ही आपको आईडी की वैल्यू पता है और ना ही आपको वीजीएस की वैल्यू पता है, तो फिर आप ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब क्या करना होगा, अब ये एक पूरी डेरिवेशन है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्यूशन है, ये मैंने खुद इसका सोल्यूशन निकाला है। इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी 4 डिफरेंट इक्वेशंस निकलती हैं और उनमें से वेरीफाई किया जाता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है इन एनी मीन्स। ठीक है, और आपको फर्दर भी ये बताया कि हमारे पास जो चीज़ डिपेंडेंट है वो आर एस पर डिपेंडेंट है। क्या चीज़, आई डी। अब देखिए डिपेंडेंसी आई डी की वीजीएस से हटाकर वीजीएस से ख़त्म कर दी और सिर्फ उसमें आर एस की डिपेंडेंसीज आ गई। तो आर एस एक कंपोनेंट है जिसको कनेक्ट करने से हमें पता चल सकता है कि हमें क्या आईडी की वैल्यू मिल रही है, तो हमें सर्किट से डायरेक्टली आईडी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो इक्वेशन है 1 माइनस 2 आई डी एस एस आर एस डिवाइडिंग बाई वी जी एस ऑफ माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4 आई डी एस एस आर एस डिवाइडिंग बाई वी जी एस ऑफ डिवाइडिंग बाई 2 आई डी एस एस आर एस डिवाइडिंग बाई वी जी एस ऑफ होल स्क्वेयर। क्लियर। तो ये एक पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये मैंने खुद इसे इसे ड्राइव किया हुआ है, मेरी अपनी इक्वेशन है, बुक में आपको नहीं मिलेगी। तो इसे याद करने का एक आसान तरीका भी है, वो है 1 माइनस 2xy माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4xy डिवाइडिंग बाय 2xy स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने का आसान तरीका है, और फिर आप बता सकते हैं
सॉरी फॉर द पास, ड्यू टू अजान की क्या अजान हो रही थी। तो x किस चीज़ के इक्विवेलेंट होगा हमारे पास IDSS, और y किस चीज़ के इक्विवेलेंट होगा RS डिवाइडिंग बाय VGSS। ठीक है जी। तो ये एक इक्वेशन है, ये एक आपके पास मैं इसे कहूँगा 7th सोल्यूशन है जो कि इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है फॉर VGS और ID, और आप ID से कैलकुलेट करके डायरेक्टली VGS में पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं वो है अबाउट अनलोडेड एम्पलीफायर। अनलोडेड एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये लोड रजिस्टर कनेक्टेड ना हो आपके एम्पलीफायर के साथ और आपको सिर्फ एम्पलीफायर की आउटपुट निकालनी, ये और लोडेड एम्पलीफायर में डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। आपने डिज़ाइन इस तरह से किया हो कि आपको लोड रजिस्टर की रेंज पता हो कि क्या क्या लोड उसके साथ कनेक्ट करना है, ताकि लोड कनेक्ट होने के बाद उसकी वैल्यूज़ पर अफेक्ट ना पड़ रहा हो। मीन्स आप नॉर्मली गेन डिज़ाइन करते हैं उस वक्त जब आपने कोई स्पीकर कनेक्ट नहीं किया हुआ या आपने कहीं किसी और के लिए कोई एम्पलीफायर डिज़ाइन किया, लेकिन आप वो अगर डिज़ाइनिंग में कोई कुछ कमियां रह जाती हैं तो आप जब उसे किसी लोड रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका गेन बहुत कम हो रहा होता है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? क्योंकि वो लोड आरडी के साथ पैरेलल में आता है, और पैरेलल में अगर लोड रेजिस्टेंस 10 टाइम्स ग्रेटर नहीं है आरडी से तो आरडी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और अगर जितने क्लोज होंगे आरडी और आरएल की वैल्यूज उतनी आरडी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आरडी जैसे कम हो जाएगा तो आपका गेन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ आपने अनलोडेड के लिए डिज़ाइन की है वो लोडेड के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारे पास जो RL है वो एटलीस्ट ग्रेटर हो 10 RD से। तो हमारे पास डिफरेंस दोनों में अगर नोट कर लें, एक में कैपिटल डी है और एक में स्मॉल डी है। कैपिटल डी का मतलब है कि ये रजिस्टर इंडिविजुअली, और स्मॉल डी का मतलब ये है कि आपके पास आर डी पैरेलल में आ रहा है आर एल के साथ। अगर आप लोग को नज़र नहीं आ रहा तो हम इसमें जूम कर लेते हैं। ये आर डी इक्वल आर डी पैरेलल विद आर एल। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब हम ने ये गेन फार्मूला तो देखा है, हमने ये चीज़ों को देख लिया है, हमने एसी एनालिसिस की डायग्राम बनाने के लिए भी देख लिया था। हमने क्या किया, इसे शॉर्ट कर दिए, इसे भी शॉर्ट कर दिए और इसे भी शॉर्ट कर दिए। तो देखिए हमारे पास शॉर्ट नज़र आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सोर्स रजिस्टर नहीं है क्योंकि शॉर्ट इन पैरेलल विद आर एस, तो बहुत स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस भी इसी के इक्विवेलेंट आ रहा है जो कि शॉर्ट है। ठीक है, जैसे हमने एसी एनालिसिस में कहा था कैपेसिटर्स शॉर्ट हो जाएंगे। और अब आपके पास जब ये शॉर्ट होता है तो VDD जो है वो असल में वर्चुअल ग्राउंड से रिप्लेस हो जाता है। तो वर्चुअल ग्राउंड जो है वो क्या होगा, वो यहाँ से मूव होकर आपके पास जो चीज़ है वो यहाँ पे मूव हो जाती है। लेट्स सपोज, तो इस चीज़ से फिर आपको ये क्लियर होता है कि ये एक वर्चुअल ग्राउंड है, और आपको क्लियर होता है कि RD और RL पैरेलल किस तरह से। ठीक, तो हम जब कैलकुलेट किया आपको पहले ही बताया कि इनपुट वोल्टेज आपके पास VGS होती है और आउटपुट आपके पास VDS होती है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया। अब जो चीज़ डिस्कस करने वाली ये है कि अगर अनलोडेड एम्पलीफायर है एंड कंप्लीट मॉडल की डिस्कशन कर रहे हैं, क्या फार्मूला यही होगा? नहीं, तब फार्मूले में चेंज आ जाएगा। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला बन जाएगा GM RD पैरेलल विद एक और रजिस्टर होता है RS, वो यहाँ पे मौजूद होता है RDS। ठीक है, जो आपने इक्विवेलेंट सर्किट में भी देखा है। ठीक है, RDS। तो अब जब ये पैरेलल है तो अब ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अनलोडेड है तो फिर तो आर लोड रजिस्टर है ही नहीं, तो सिर्फ कौन सा रजिस्टर है? RD। तो RD और RDS पैरेलल हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर लोडेड एम्पलीफायर के लिए कंप्लीट को देखना है कि लोडेड एम्पलीफायर भी है, लोडेड भी है और वो कंप्लीट भी है, तो अब आपके पास कंप्लीट का मतलब ये है कि उसमें RDS भी इंक्लूड हो गया, और लोडेड एम्पलीफायर का मतलब ये है कि आर लोड कनेक्टेड है। तो आपके पास ये फार्मूला होगा, लेकिन इसमें एक चेंज आ जाएगा, वो होगा GM R स्मॉल डी। बार बार कह रहा हूँ स्मॉल और कैपिटल डी में डिफरेंस है, फाइनली इस चीज़ को नोट कीजिए। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कलर ऑफ इंक चेंज करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम डिफरेंस क्या कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि लोडेड एम्पलीफायर है और उस पर RS भी अफेक्टेड है। RS अफेक्ट उस सूरत में हो सकता है कि आपने एक कैपेसिटर ना लगाया हो,
या ये बर्नआउट हो गया या कोई और रीज़न, या आपने आरएस का कुछ पोर्शन को बाईपास किया और कुछ को ना किया। ठीक है, तो आरएस के लिहाज से क्या हो जाएगा हमारे पास, जीएम आरडी कैपिटल में, क्योंकि हम अनलोडेड और आरएस की बात कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस जीएम आरएस। और जीएम की कैलकुलेशन फिर आपको पता होंगी, जीएम इक्वल होता है जीएम नॉट वन माइनस VGS डिवाइडिंग बाय VGS ऑफ। और फिर जीएम नॉट आपको नॉर्मल डेटा शीट में गिवन होता है, नहीं है तो फिर जीएम नॉट के भी आपके पास फार्मूला मौजूद है, जीएम नॉट इक्वल टू IGSS डिवाइडिंग बाय VGS। ओके, तो हमारे पास लोडेड एम्पलीफायर एंड, अगर हमारे पास लोडेड एम्पलीफायर हो और आरएस उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, तो तब हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, तब हमारे पास जीएम आरडी स्मॉल में होगा और आरएस 1 प्लस जीएम आरएस। ठीक है, तो हमारे पास 6 फार्मूलाज आ चुके हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में, जो आपको पता होना चाहिए क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे हैं उनमें। और हम एक और इंक कलर चेंज करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम फर्दर किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जीएमआरएस, अब हम ये कहते हैं कि अनलोडेड एम्पलीफायर भी है और उसके साथ साथ आरएस भी अफेक्ट कर रहा है और आपके पास कंप्लीट मॉडल भी है। ठीक है, हमारे पास कंप्लीट मॉडल भी है, आरएस है और कंप्लीट मॉडल अनलोडेड एम्पलीफायर है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूले में चेंज आएगा जी, वो होगा जीएम, क्योंकि कंप्लीट है तो आरडीएस जरूर होगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि जब भी कंप्लीट की बात हो रही है आरडीएस होगा, जब भी आरएस की बात हो रही है तो डिवीजन में ये वाली वैल्यू होगी 1 प्लस जीएमआरएस। ठीक है, तो सिर्फ डिफरेंस फिलहाल तक क्या आ रहा है कि आरडी कैपिटल में क्यों, क्योंकि हम अनलोडेड की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं लोडेड भी हो, कंप्लीट भी हो और आपके पास लोडेड भी हो, कंप्लीट भी हो और उस पर आरएस भी अफेक्टेड हो। तो लोडेड में आरडी कैपिटल से स्मॉल में चेंज हो जाएगा और फार्मूला हो जाएगा जी जीएम आरडी स्मॉल में पैरेलल विद आरडीएस डिवाइडिंग बाय 1 प्लस जीएमआरएस। क्लियर है जी, तो ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं 1 2 3 4 8 इक्वेशंस हैं, 4 लोडेड अनलोडेड एम्पलीफायर एंड 4 लोडेड एम्पलीफायर। तो ये डिस्कशन ही इस बारे में है कि आपको चीज़ों का पता चल सके क्या इधर ये डिस्कशंस हैं क्या। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो लास्ट अब ये एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल में क्या चीज़ है कि आपको सबसे पहले टोटल आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या है। टोटल आउटपुट वोल्टेज मीन्स डीसी एनालिसिस मीन्स VD एंड AC एनालिसिस के लिहाज से आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो VD चाहिए और V आउट चाहिए। तो हम देख लेते हैं हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले, क्योंकि बाद में इन दोनों को ऐड होना है, मर्ज होना है और आपको एक सिंगल ग्राफ मिलना है। ठीक है, जिसमें ये रेफरेंस होगा VD और उस पर आपके पास सिग्नल स्विंग हो रहा होगा V आउट, जो कि टोटल की बात हो रही। आगे क्या है, अनलोडेड एम्पलीफायर। अनलोडेड एम्पलीफायर से आपको ये वाली डिस्कशन जहन में आनी चाहिए कि हम अनलोडेड एम्पलीफायर का मतलब है कि हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं तो इस सेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास आर लोड कोई कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि कंप्लीट मॉडल की बात हुई है, नहीं। क्या हमारे पास RS अफेक्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि वो बाईपास हो जाएगा।
तो इसका मतलब हमारे पास सिंपल फार्मूला अनलोडेड के लिहाज से ए वी का होगा GMRD और RD कैपिटल होगा, ठीक है, RD कैपिटल होगा और RD की वैल्यू गिवन है। तो आगे फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, फॉर दिस जेफेट, क्योंकि हमें पता चल गया ये जेफेट है और फार्मूलाज यूज़ करने के लिए हमें ये बताना चाहिए कि बाइसिंग कौन सी है। तो आप सिर्फ बाइसिंग के लिए इस सर्किट को देखते हैं अदर देन कैपेसिटर्स, तो ये हमें पता चल जाए जी जेफेट उन्होंने बताया और हमें यहाँ से पता चला ये सेल्फ बाइस, तो हम सेल्फ बाइस की फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सेल्फ बाइस या डीसी एनालिसिस के लिहाज से आपको अगर यहाँ पर देखें ये पॉइंट है VD, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो VD ऑलवेज कैलकुलेट होगा जब VDD में से माइनस कर दिया जाए जो भी RD के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो हम लिख देते हैं VD इक्वल्स VDD माइनस IDRD। ठीक है जी, VDD माइनस IDRD, क्लियर। अब ID कैसे कैलकुलेट हो, ID के लिए हमें इस सेल्फ बाइस का पता होना ज़रूरी था कि ये सेल्फ बाइस। अब सेल्फ बाइस में हमने जो अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है, हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस किए। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बहुत सारे वैल्यूज़ को डिस्कशन किया। क्या ये मिड पॉइंट बाइस है, नहीं, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं। ठीक है, क्या ये क्वार्टर पॉइंट बाइस है, मेंशन ही नहीं। क्या हमें ID की वैल्यू पता है, नहीं। क्या हमें VGS की वैल्यू पता है, नो। तो हमें ID की वैल्यू भी नहीं पता, VGS की वैल्यू भी नहीं पता, और ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें हमें ये भी नहीं बताया गया कि मिड पॉइंट बायस करना है या क्वार्टर पॉइंट बायस करना है या एटलीस्ट किस रीजन में पॉइंट हो रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं पता। जब हमें कुछ भी नहीं पता तो हम फाइनली इस फार्मूले की तरफ आ जाते हैं, हमें इस फार्मूले को यूज़ करना होता। ठीक है, तो अब हम ID के लिए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो फार्मूला आप देख लें, ID इक्वल्स IDSS, सॉरी 1 माइनस 2xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4xy डिवाइडिंग बाई 2xy स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि कैलकुलेट पहले से हुई है, मीन्स आपको IDSS गिवन है और उसकी वैल्यू है 12 मिली एम्पेयर। और आपको y मीन्स RS डिवाइडिंग बाई VGS ऑफ कैलकुलेट करना है। और RS डिवाइडिंग बाई VGS ऑफ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर क्या हो सकता है, वो आपके पास RS की वैल्यू है 910 और VGS ऑफ की वैल्यू है आपके पास -3, तो ये आंसर आएगा -303.33। अब ये दोनों x और y को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर आप ID की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ID की वैल्यूज आपके पास आ रही होंगी। क्लियर, ये तो था हमारे पास डीसी एनालिसिस फॉर VD, ठीक है, जिसकी वैल्यू आगे शायद मेंशन होगी 1.96 मिली एम्पियर। तो हम लिख देते हैं 1.96 मिली एम्पियर। क्लियर जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है AC एनालिसिस। ठीक है, AC एनालिसिस में अगर ये चीज़ आपने नोट कर ली है तो हम इसे इरेज करेंगे यहाँ से ताकि हम AC एनालिसिस की तरफ शिफ्ट हों। तो अब हम AC एनालिसिस के लिए हमें चाहिए वी आउट डिवाइडिंग बाय वी इन इक्वल होता है AV। ठीक है, और AV के लिए आपको एक और फार्मूला बताया, क्योंकि अनलोडेड एम्पलीफायर है, कंप्लीट मॉडल भी नहीं है, RS भी अफेक्टेड नहीं है, तो होगा GMRD। तो इन इक्वेशंस को थोड़ा सा अरेंज करेंगे फॉर वी आउट। अब आपको वी इन गिवन है, RD भी गिवन है, GM गिवन नहीं है, तो GM कैलकुलेट करेंगे आप। GM इक्वल्स GM नॉट 1 माइनस VGS ओवर VGS ऑफ। क्लियर, अब हमें नेक्स्ट VGS भी नहीं पता है और हमें GM नॉट भी नहीं पता, तो आप VGS कैलकुलेट कर लेंगे
क्योंकि आपको आईडी पता है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे माइनस आई डी आर एस। और क्योंकि आपको जी एम नॉट नहीं पता तो जी एम नॉट का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जी एम नॉट इक्वल्स टू आई जी एस एस डिवाइडिंग बाय आई जी एस एस आपको मिल जाता है वी जी एस ऑफ। ठीक है जी, तो इन इक्वेशंस के ज़रिए से आप सबसे पहले जी एम नॉट फाइंड कर लेंगे, इससे आप वी जी एस फाइंड कर लेंगे, वी जी एस माइनस आई डी माइनस 1.96 मिली एम्पेयर को मल्टीप्लाई करना है 910 से, तो आपके पास माइनस में वी जी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो वी जी एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आप जी एम नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको जी एम की वैल्यू मिल जाएगी। इस जी एम की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे जी एम आर डी और वी इन, तो आपको वी आउट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो ये एक पूरा इसके लिहाज से अब इसी चीज़ का आप ग्राफ भी बना सकते हैं क्योंकि आपको तमाम चीज़ें पता चल गई हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, ग्राफ पहले भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको बता चुका हूँ वाले दो। तो आपके पास ग्राफ होगा 3 एक्सेस पर, आपको आई डी एस एस पता है, वी जी एस ऑफ पता है, तो ये ग्राफ बन गया। आपको क्यू पॉइंट पता है, उसके लिहाज से आपको आई डी का एक रेफरेंस मिल गया, वी जी एस का एक रेफरेंस मिल गया, इस तरह से आपको वी डी एस का एक रेफरेंस मिल जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज आपके पास वी जी एस के ऊपर स्विंग कर रही होगी। वी जी एस की वैल्यू अगर आपको याद हो, मीन्स अगर वो वी जी एस की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो शायद उसको एग्जांपल में हमें नज़र आ जाएगी। तो उस एग्जांपल में हम क्या होगा कि हम इनपुट वोल्टेज में 0 में वो चीज़ ऐड कर देंगे, वो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर वो 5 है तो उसमें फिर हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रही होगी 100 मिली को हम लिख सकते हैं 0.1 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 5.1 वोल्ट। सॉरी वो -5 है तो -4.9 प्लस करने पर और आपके पास -5.1 आपके पास अगर उसे आप माइनस कर रहे होंगे। इसी तरह से आपके पास लिमिट्स आपको पता चल जाएंगी, दीज आर द लिमिट्स। और वी डी एस मीन्स आपको आउटपुट वोल्टेज पता चल जाएगी। वी आपको पता चला है जी आपके पास सॉरी 1 पॉइंट समथिंग है और आपके पास आउटपुट वोल्टेज आपके पास 1 वोल्ट आ रही है, तो आप उसमें प्लस कर रहे होंगे 2.75 और माइनस कर रहे होंगे 0.75। तो आपको इनके दरमियान में आपके सिग्नल को ड्रा कर देना है। ऑपोजिट ड्रा होगा क्योंकि आपके पास ये 180 डिग्रीज का आउट ऑफ फेज सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो इसलिए आपके पास इसी तरह से आप आईडी को कैलकुलेट कर लेंगे तो आईडी के 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिनके ज़रिए से आपने कैलकुलेट करना। तो ये एक कंप्लीट ग्राफ होगा जिसको आपने यहाँ से ड्रा भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो ये देखें, ये इसका फर्दर सोल्यूशन है। ये वीडी मीन्स आपके सामने सोल्यूशन भी मौजूद है, वीडी कैसे कैलकुलेट किया है, आईडी के मैंने आपको फार्मूला बता दिए, फिर वीजीएस कैसे कैलकुलेट किया है, जीएम नॉट, फिर जीएम और फाइनली वी आउट जो कि 1.07 है। ठीक है, तो इसका मतलब 1.07 वोल्ट्स आ रहे हैं, वो आप किस में प्लस कर रहे होंगे 5.53 में फॉर वीजीएस फॉर आउटपुट वोल्टेज। तो इसकी डिटेल में ये ग्राफ है, इसके डीसी एनालिसिस है, इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ हुई है, एसी एनालिसिस, उसके साथ सर्किट कैसा होगा। क्लियर? और फिर आपको फाइनली ये ग्राफ कैसा मिलेगा। और यार इनपुट रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली। डेट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, जो कि हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के ऊपर था, इसमें हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ है। तो फर्दर